जब इनफर्टिलिटी का पेशेंट हमारे पास आए तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये काबिल इलाज है कि नहीं है, हमें केस लेना है या नहीं लेना है। देखिए, सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि पेशेंट आपके पास आए तो इलाज शुरू करने से पहले आप कैसे जान सकते हैं कि ये इलाज के काबिल है या नहीं है। लेकिन ये बात पॉसिबल है, बिल्कुल जान सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब कैसे जान सकते हैं ये तो मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन इस वक्त इससे पहले ज़रूरत ये बात बताने की है कि ये बात जानना क्यों ज़रूरी है कि एक बांझपन का मरीज़ काबिल इलाज है या नहीं। वैसे तो हर मरज़ के बारे में जाननी ज़रूरी है, क्योंकि देखें, एक प्रैक्टिशनर के लिए सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का मकाम उस वक्त होता है जब वो इलाज में नाकाम होता है। तो आप जानते हैं, इलाज में नाकामी जब मिलती है तो मरीज़ से नज़र मिलाते हुए भी एक तबीब शर्मिंदगी महसूस करता है। जब इलाज में कामयाबी मिलती है तो हमारे नंबर बढ़ जाते हैं, और जब नाकामी मिलती है तो नंबर घटते रहते हैं। तो अगर हम पहले ही डायग्नोस कर लें कि बांझपन का मरीज़ जो है इलाज के काबिल ये है या नहीं है, तो हमारे नंबर घटने से बच जाते हैं और इस तरीके से शर्मिंदगी हमारी बच जाती है। तो इसमें क्या चीज़ है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये बंदा काबिल इलाज नहीं है, बंदी, तो हम पहले ही मरीज़ से माजरत कर लेंगे और बड़ी हकीमाना तरीके से उसको मना कर दें। तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो बची रहती है पेशेंट की नज़र में, और मरीज़ का पैसा भी बचा रहता है, उसका वक्त भी बचा रहता है। अब रही बात ये कि किस तरीके से डायग्नोस करें कि ये काबिल इलाज है या नहीं। तो जब आपके पास इस तरह का पेशेंट आता है बांझपन का, तो उसमें आप नब्ज़ का सहारा लेंगे, और नब्ज़ इसार अगर अविजाज है तो इसका सीधा सिंपल मतलब ये है कि वो काबिल इलाज नहीं है। फिर इलाज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप कितना भी सर फोड़ते रहें, मरीज़ का पैसा और आपकी मेहनत, दवाइयाँ, सब कुछ बर्बाद होंगी, साथ में आपकी इमेज भी। इस वक्त मैं सिर्फ मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, बाकी देखें, इलाज के अब टेक्नोलॉजी का टाइम है, नई नई टेक्नोलॉजी रोज़ मार्केट में आती हैं, बाकी चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन ये जो मैं आपको तजुर्बा बता रहा हूँ, ये हज़ार साल से बुज़ुर्गों का तजुर्बा है, और इसी पर वो अमल करते आए हैं, इसी तरीके से वो इलाज करते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि ट्रीटमेंट इसका किस तरीके से किया जाए। तो देखें, बांझपन के कई सारी वजूहात होती हैं, तो उसके कोज़ को हम देखेंगे। अब इस वक्त हम एक कोज़ पे बात करेंगे, बाकी पे आइंदा करेंगे। तो एक कोज़ माहवारी का बंद होना या रुक जाना है। तो माहवारी का रुक जाना या बंद होने से हमारी मुराद ना तो मेनोपॉज से है और ना ही पेशेंट की उस उम्र से है जिसमें वो बालिग ही नहीं होता है, बल्कि बीच में जो माहवारी किसी वजह से बंद हो जाती है उससे हमारा मुराद है सेकेंडरी अमेनोरिया जिसको कहते हैं, यानी ब्लड का रुक जाना, उससे। अब फिर इसकी भी वजह हम तलाश करेंगे। देखें, वजह दर वजह तलाश हम करते रहेंगे, कोज कोज टू कोज, और ये वजह दर वजह तब तक तलाश करेंगे जब तक हम बुनियादी वजह पर नहीं पहुंच जाते। अब देखें, बांझपन हमने एक मरज़ पकड़ा, फिर उसके बहुत से इसमें कोजेज़ हमने देखे कि क्या क्या असबाब हैं। उन सबब में से एक सबब को पकड़ लिया कि माहवारी का रुक जाना। अब माहवारी के रुकने के भी सबब होते हैं, उनमें से सबब देखेंगे हम किस वजह से रुकी, तो उनमें से भी एक सबब पकड़ेंगे। देखें, एक मशहूर बात है कि तिब्बे यूनानी में मरज़ की जड़ कट जाती है। तो जड़ तभी कटती है जबकि जड़ आपके हाथ में आ जाए, तो आपको जड़ पकड़नी, रूट कोज पकड़ना है। जब तक रूट कोज नहीं पकड़ेंगे हम, तो तब तक इलाज सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो आजकल मेरे एक्सपीरियंस में आता है, 90% जो पेशेंट हैं अमेनोरिया के, वो ब्लड की डेफिशिएंसी की वजह से उनको ये मरज़ होता है कि माहवारी रुक जाती है, 90%। बाकी 10% में अदर भी हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें खित्ते का भी फ़र्क पड़ता है। हो सकता है आप लोग जो है अलग अलग जगहों से हैं, उसमें अलग अलग वजहें हों, लेकिन मैं बड़ी दूर तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ से 1000 किलोमीटर दाएं बाएं तक की। तो वहाँ के जो सर्किल है मेरे यहाँ का,
तो यहाँ 90% जो है ब्लड की डेफिशिएंसी की वजह से उनको माहवारी नहीं होती, ख़ास तौर से टीन एज में ये डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ओल्ड एज में भी होती है, खैर यंग एज में भी होती है, हर एज में देखी गई है, लेकिन 90% होती है। तो अब फिर हम इसका भी कोर्स तलाश करेंगे कि डेफिशिएंसी ब्लड की क्यों है, क्यों ब्लड डेफिशिएंट है। अब देखें, बात फिर से मैं अपनी दोहराऊंगा। सबसे पहले हमने मर्ज देखा बांझपन की बहुत सी वजहों में से एक वजह पकड़ ली कि माहवारी का नहीं होना, इसमें से एक वजह पकड़ ली कि क्यों नहीं होती। क्यों नहीं होने की भी बहुत सी वजहें होती, लेकिन एक पर हम बात कर रहे हैं कि ब्लड डेफिशिएंट हो गया। ब्लड के डेफिशिएंसी की भी वजह पकड़ेंगे और उस वक्त तक हम इसकी वजहें पकड़ते रहेंगे जब तक बुनियादी वजह पर नहीं पहुंच जाते। तो आइए बात करते हैं ब्लड की डेफिशिएंसी की वजहों पर कि क्यों होती है। हाँ देखें, अब इसमें बात चल रही थी हार्मोन की, हार्मोनल इम्बैलेंस की, तो उस पर भी इसी टॉपिक में उसको भी ले लेंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे, एक साथ ले लेंगे दोनों को, क्योंकि टाइम अलग से ज़ाया नहीं होगा इससे। तो इसमें जब आप पेशेंट की पल्स देखें, हाँ सबसे पहले ये है कि डेफिशिएंसी हम किस किस चीज़ से जान सकते हैं। तो देखें, डेफिशिएंसी को जानने के लिए जो है डायग्नोस के बहुत से पैरामीटर्स हैं, बहुत से मेथड हैं। आप उनमें से कोई सा भी मेथड पकड़ लें, ज़्यादातर ऐसे हैं जिससे आप बहुत आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं कि इस पेशेंट में ब्लड डेफिशिएंट है। मिसाल के तौर पे इंक्वायरिंग मेथड से भी आप कर सकते हैं, टंग डायग्नोसिस जानते हैं उससे भी, आई डायग्नोसिस से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कई मेथड्स हैं। लेकिन सिर्फ एक मेथड ऐसा है जिस पे लोग सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, और मेरा अब तक के तजुर्बे और इल्म के मुताबिक उससे डायग्नोज होता ही नहीं है, लेकिन लोग उसी में घुसे रहते हैं, सबसे ज़्यादा यकीन उसी पर करते हैं, वो है लेबोरेटरिकल मेथड। क्योंकि ब्लड जो है डेफिशिएंट है या नहीं, ये जानने के लिए एक क्वालिफाइड तबीब, बल्कि हायर क्वालिफाइड डॉक्टर से लेकर एक आम इंसान जिसकी तिब्बी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, वो सब सबसे ज़्यादा भरोसा लेबोरेटरी पर करते हैं। तो लेबोरेटरी पर भरोसा करते हैं और कहते हैं जी हमारे अंदर तो ब्लड पूरा है। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको हम बताते हैं आपके अंदर ब्लड डेफिशिएंट है, इस वजह से आपको फलां प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं अगली बार आके कि ब्लड पूरा है, हमने जांच कराई है, इतना है। तो उनको समझाने के लिए देखें, हम एक ही बात कहते हैं, यहाँ पे समझाना इसलिए ज़रूरी है कि बात नहीं तो अधूरी रह जाए, तो फिर आप लोगों के जहन में भी एक खटकेगी बात कि ये कैसे पॉसिबल है। तो उनको हम एक ही बात कहते हैं कि आपके घर पर छत पर एक पानी का टैंक रखा होगा, क्योंकि आजकल हर जगह होता है, वो बोलते हैं हाँ। हम कहते हैं उस टैंक से जो पाइपलाइन आपके घर में आ रही हैं, उनमें से टोटी में से किसी एक टोटी में से आप गिलास में थोड़ा पानी ले लें, और फिर आप जहां दिल कहे आपका, जहां भी मुनासिब समझें, उस लैब पर आप पहुंच जाएं और ये कहें कि इस पानी की जांच करके मुझे ये बताओ कि मेरे टैंक में पानी कितना है, टैंक पूरा भरा हुआ है या आधा है या 1/4 है, 1/3 है, 2/3 है, कितना है। तो ऐसी कोई भी जांच अभी तक इजाद नहीं हुई है, कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जो कि उस पानी की जांच करके वो ये बता सकें कि आपके टैंक में पानी कितना है। हाँ, ये बता सकते हैं कि इस पानी में कौन कौन से अज्जा कितने हैं, उसकी परसेंटेज निकाल के बता देंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पानी का वॉल्यूम कितना है ये कोई नहीं बता सकता। तो वैसे ही जब ब्लड का सैंपल लेबोरेटरी वाले लेते हैं तो उसमें एच भी निकाल देते हैं या जो है आरबीसी निकाल देते हैं, क्योंकि एक एच बी या आरबीसी कोई एक निकाल लो तो दूसरा कैलकुलेट हो जाता है। तो खैर उससे ये बताते हैं कि आपका ब्लड पूरा है या कम है, लेकिन वो एच बी या आरबीसी ब्लड का एक जुज है, ब्लड वॉल्यूम नहीं है। तो हम जो डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं वो टोटल ब्लड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ना कि ब्लड के किसी जुज की। तो इसलिए हमें इस मामले में लेबोरेटरी पर भरोसा नहीं करना, बाकी चीज़ों पे करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखें, कोई अगर साइंस की कोई इजाद है और वो यकीन के काबिल है तो करने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हज़ार साल से लेबोरेटरीज इस्तेमाल करते आ रहे हैं हुक्मा। वो एक अलग बात है कि उस दौर में तरीके उनके अलग थे,
कोई यूरिन को तेल डाल के चेक करता था, तिल का, कोई सिरका डाल के, नमक डाल के, सोडा डाल के, शक्कर डाल के, अलग अलग ढंग थे उनके। वैसे ही स्टूल, बलगम, हर तरह ये भी जांचें होती थी। लेकिन अब जो है वो लेटेस्ट तरीके हैं, तो उनसे फ़ायदा उठाने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इस मामले में आप इस पर भरोसा नहीं करें, इस केस में ब्लड डेफिशिएंसी के। तो इसमें जो दूसरे मेथड हैं उस पे आप भरोसा करें और उससे डायग्नोस करें। आप पल्स से भी कर सकते हैं। जो मेथड हमने बताए हैं इनमें से जिससे चाहें कर लें, सबसे डायग्नोस हो जाता है, नेल डायग्नोस से भी हो जाता है। अब अगर हम पल्स की बात करें तो इसमें अगर पेशेंट की पल्स जो है उसका जो टच है, लम्स, वो अगर बारिद है, तो इसका सीधा सिंपल मतलब ये है इस बंदे के अंदर ब्लड डेफिशिएंट है। दूसरी कोई चीज़ पल्स में नहीं, सिर्फ सिंगल चीज़ से ही पता लगा लेंगे। बाकी किसी जिन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं यहाँ पर। और कमाल ये है कि इसका रूट कॉज भी जान लेंगे कि क्यों डेफिशिएंट है। जब लम्स बारिद होगा तो उसके अंदर ब्लड डेफिशिएंट होगा, और कोज ये होगा कि उसका जो हार्ट है 3 अज़ाए रईसा में से एक, तो उसमें कोल्डनेस बढ़ी हुई है। कोल्डनेस बढ़ी हुई है इसलिए ब्लड डेफिशिएंट है। तो इस तरीके के पेशेंट के अब आए ट्रीटमेंट की तरफ कि क्या देना है। ट्रीटमेंट में आप उसको कुछ तफोलात दे देंगे और साथ में जवारिश उदेशीरी दे देंगे। बस कुछ दिनों चलाएं, इससे ब्लड पूरा हो जाएगा। साथ में जो है मिजाज के मुताबिक जो है अगजिया, उसको तजवीज़ कर दें। कुछ दिनों में पेशेंट सही हो जाएगा और ये समस्या सोल्व हो जाएगी। अब लेते हैं इसका दूसरा कॉज। अगर मान लीजिएगा पेशेंट का जो ब्लड है वो हार्ट में हीट बढ़ने की वजह से डेफिशिएंट है, तो इसके लिए क्या करना, इसके लिए जवारिश आमला चला दें, बस अकेली काफ़ी, या जवारिश शाही चला दें, उसी से वो ठीक हो जाएगा। अब तीसरा कोज है कि इंसान का जो लीवर है, अगर लीवर उसका ज़ईफ़ हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो इसके लिए क्या करना। देखें अगर किसी का लीवर, हाँ देखें पिछले में एक बात भूल गया कि अब ये जो हमने बताया था कि दिल की ठंडक की वजह से जो ब्लड डेफिशिएंट है, जवारिश उदेशीरी और कुछ तफोलात के साथ चलाएं। इसमें देखें एक जेंडर का भी आपको ध्यान रखना है कि किस टाइम चलाएं। ये टाइम की इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि कम ही लोग जानते हैं। पढ़े लिखे तबीब तो सब जानते हैं। अगर कोई लेडी है, फीमेल है, तो उसको अगर ये चीज़ चलाएंगे डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, तो वो सुबह में आप देंगे सिर्फ एक टाइम, और मर्द है तो उसको शाम को देंगे असर के वक्त। जेंडर का ख़ास ध्यान रखेंगे, ठीक। अब हाँ, हम बात कर रहे थे ज़ोफ़े जिगर की। ज़ोफ़े जिगर की वजह से अगर ब्लड डेफिशिएंट है तब क्या करें, तो इसके लिए जवारिश जालिनूस चला दें, उससे पूरा हो जाएगा कुछ दिनों में। या जितने ऐसे मुफर्रे आते हैं जो उस वक्त जो है अंबर और मुश्क की आमेजिश से बनते थे, आजकल तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। अगर हैं तो वो वाले मुफर्रा आप चला दें, दवाई कुरकुम कबीर चला दें, इससे वो ठीक हो जाता है। तो 2 चीज़ें हो गई। अब इसमें अगर किसी का लीवर हाइपर एक्टिव हो जाए, लीवर में गर्मी है, तो उसके लिए क्या करें। उसके लिए इसी तरीके से ठंडी दवाई चला दें। तो उसके लिए जो हमने बताई थी पिछले उसमें, अभी जवारिश आंवला वो भी काम करेगी और जवारिश शाही वो भी काम करेगी। दोनों में से जो दिल करे करा दें, लेकिन इन दोनों से बढ़िया जो काम करेगी ऐसी कंडीशन में, अगर हीट बढ़ी हुई हो जिसमें लीवर में किसी के, तो आप जवारिश अनारेन चला दें, मस्त रिजल्ट देगी। कुछ दिन चलाएं। इस उसूल से अगर आप इलाज करेंगे अज़ाए रईसा को ध्यान में रखकर, उनकी कैफियत को और उनके मिजाज को ध्यान में रखकर, तो इलाज बिल्कुल सक्सीस होगा। तो इस तरीके से नाकामी से बच जाएंगे, कामयाबी की उम्मीद ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है आपके डायग्नोस पर कि कैसा है। जितना अच्छा डायग्नोस कर लेंगे उतनी ही कामयाबी की उम्मीद ज़्यादा होगी। यानी जितनी नज़दीक से आप निशानेबाजी करेंगे, निशाना सटीक लगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम वजह दर वजह इसलिए तलाश करते हैं कि नज़दीक से निशाना लगाएं। अब देखें हार्मोनल इम्बैलेंस की बात चल रही थी, तो
اس میں دیکھیں جو میری رائے ہے وہ یہ ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ نہیں الجھنا ہے، کیونکہ ہارمون سے ہمارا بہت گہرا رشتہ ہے اور بہت پرانا رشتہ ہے، اور جہاں تک میرا علم ہے ہارمون سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ جتنی بھی پیتھیاں ہیں ان میں سب سے پرانا ہمارا رشتہ ہے، اس لیے ہمیں اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے، نام دیکھ کے کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ تو اسی نیم کے مطابق اگر آپ ٹریٹمنٹ کریں گے تو ہارمون بھی بیلنس ہو جائیں گے، چاہے وہ ڈکٹ لیس اس کی وجہ سے ہوں گلینڈ کی، یا ڈکٹیڈ ہوں، بیسک ہوں، جنرل ہوں، سیکسول ہوں، ان سیکسول ہوں، کیسے بھی ہوں، اسی سے پورے بیلنس ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہم ایک وجہ بتائی تھی، ایک بات بتائی تھی کہ اگر کوئی بانجھ پیشنٹ آئے تو کس طریقے سے آپ نبض کے ذریعے جانے کے لا علاج ہے۔ اگر وہ پیشنٹ بارد مزاج کا ہو اور نبض میں تفاوت ہو تب بھی اس کا علاج نہیں کریں، تب بھی منع کر دیں، کیونکہ وہ بھی علاج سے صحیح نہیں ہونے والا، چاہے جتنی آپ دوائیاں دے لیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ بزرگوں کے صدہا سال کے تجربے ہیں جو آپ کے سامنے یہ خاکسار پیش کر رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، مان لیجیے گا کہ کوئی ایسا پیشنٹ آ گیا جس کو قوت باہ بہت کمزور ہے، ضعف باہ کا مریض ہے، اور اس کی نبض جیسے ہم نے سب سے پہلی نبض بتائی تھی کہ پیشنٹ کی نبض بارد ہے، باقی دوسرا کوئی سمٹم نہیں دیکھنا، تو ہم نے بتایا تھا کہ بلڈ ڈیفیشنسی میں ہم بات کر رہے تھے اس وقت، تو ہم نے بتایا تھا کہ اس کو جو ہے دل کے اندر کولڈنیس بڑھی ہوئی ہے، تو اس کو کچھ تفصیلات بتایا تھا، جوارش اس کے ساتھ عود شیریں کے۔ تو اگر ایسا پیشنٹ آ جائے، مان لیجیے مرد آ جائے، آپ کو کیا کرنا ہے، تو کشتہ فولاد جوارش عود شیریں کے ساتھ تو آپ دے دیں، لیکن اس میں آپ دباؤ المسک معتدل جوار والی بھی ساتھ میں لگا دیں، شام کے وقت چلائیے تو پیشنٹ پوری طریقے سے صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عموماً لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، کوئی پیشنٹ آیا ذوف باہ کا تو اس کو کچھ بھی نہیں دیتے، سیدھی مقوی ادویات اٹھا کے دے دیتے ہیں، اور وہ کئی مہینے کھاتا ہے، ایک کے پاس دوسرے پہ جائے گا، تیسرے پہ، 10 پہ، 20 پہ، ہر جگہ سے ناکامی ملتی۔ تو ہر طبیب ناکامی کے بعد کہتا ہے بھائی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس نے ایک نیم قانون بنا دیا ہے، اس کو فالو کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم اس کو فالو کریں گے تو اللہ رب العزت شفا دیں گے، نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت شفا کیوں دیں گے جب اس کے نیم کو آپ فالو نہیں کریں گے؟ تو اس طرح کا جو پیشنٹ آئے تو اس کو کشتہ فولاد چلائیں، اس کو ضرورت کشتہ فولاد کی ہے، مقوی دواؤں کی نہیں ہے، اور ان دواؤں کے ساتھ چلائیں جو ہم نے جوارش عود شیریں اور دوا المسک معتدل جوار والی بتائی، اور بتایا کہ مرد ہے تو لہٰذا شام میں چلائیں، سے پہر، عصر کے وقت، تو اس سے پوری طریقے سے وہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر آپ کو لگے کہ کسر باقی ہے تو اس کے بعد جب آپ دیکھیں اس دوا سے بلڈ کی ڈیفیشنسی جو ہے پوری ہو گئی تو اس کے بعد مقوی بعد دوا چلا سکتے ہیں، تب کام کرے گی، وہ اس سے پہلے نہیں کریں گی۔ تو اس اصول کو دھیان میں رکھیں، اسی سے بلڈ کی ڈیفیشنسی صحیح ہوگی، اسی سے ہارمون بیلنس ہو جائیں گے۔ پوری پیتھی ہی ہارمون پر ٹکی ہوئی ہے، اس کی بنیاد ہی ہارمون ہے، شروع سے لے کر عمر گزر جائے گی لیکن ہارمون آپ کا پیچھا طب یونانی میں کبھی نہیں چھوڑنے والے۔ تو ہارمون سے گھبرانا نہیں، ہمیں کنفیوز نہیں ہونا، صرف اسی اصول کے مطابق کام کریں گے۔ اور دیکھیں جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہارمون امبیلنس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ان کے جسم کے کچھ حصے یوٹرس کے آس پاس کے وہ سافٹ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اس چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ سافٹنیس کب ہوتی، اگر پیشنٹ کا مزاج بارد رطب ہے تو سافٹنیس بالکل ہوگی، وہ بارد رطب مزاج چاہے خلقی ہو یا سوئے مزاج ہو، دونوں حالتوں میں یہاں پر سافٹنیس ہونی ہی ہونی ہے۔ تیسرا، اگر مزاج گرم ہے، ہار، سوئے مزاج ہار ہے تب سافٹنیس ہوگی، لیکن اگر ہار مزاج سوئے مزاج نہیں ہے بلکہ خلقی ہے تو سافٹنیس پھر اس کو نہیں ہوگی، پھر نارمل ہوں گے وہ پارٹس باڈی کے۔ اور رہی بات اس کی سودابی مزاج میں، تو سودابی میں سافٹنیس ہونے کا سوال نہیں ہوتا ہے۔
جی ایک بات میں بتانے سے بھول گیا تھا، خیر الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں اگر اسی اصول سے آپ علاج کریں گے تو ہارمونل امبیلنس جو ہے بہت اچھے سے بیلنس ہو جاتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، وہ ایسٹروجن ہو یا پروجیسٹون ہو یا ٹیسٹسٹرون ہو، یہاں تک کہ جو اسپم ہے اسپم بھی بہت تیزی کے ساتھ بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اسپم کی جو میڈیسن مجربات میں دیکھتے ہیں، لوگ طرح طرح کے کشتے چلاتے ہیں، زیادہ تر جست کا کشتہ لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ عقیق لگا دیتے ہیں ساتھ میں، طرح طرح کے کشتے، کچھ کوئی کچھ تو میرا جو ذاتی تجربہ ہے میں وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے علاج کریں تو ان سب سے تیز رزلٹ اس سے مل جاتا ہے، مطلب عقل حیران ہو جاتی۔ ہاں دیکھیں، اب مریض کے مرض جو ہے مرد عورت دونوں میں دیکھیں تو ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، تو مرض کے مطابق دواؤں کا انتخاب کر لیجئے گا آپ، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک میں یہی دوائیاں ہی چلانی ہیں، لیکن اصول یہی رہے گا، دوائیں چینج ہو جائیں گی لیکن اصول یہی رہے گا، تو پھر آپ اس کا کمال دیکھ لیجیے گا۔